भगवान है, शांतनु ठाकुर भगवान है। इस बार कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से जीतेगा, ये हम लोगों का प्रार्थना है और हम लोगों का आशीर्वाद। मोदी के देखते चाहिए। भारत को विश्व का 1 नंबर स्थान दिलाना है। इस बार और भी ज्यादा वोट से जीतेंगे, बहुत ज्यादा काम करने वाला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुमत से इधर आने वाला है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या फिर मुख्य विपक्षी कांग्रेस हो, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। और इस बीच सुदर्शन की ब्यूरो चीफ संगीता झा ने बंगाल लोकसभा में मथुआ समुदाय के लोगों से सियासी राय के जानने की यहाँ कोशिश की है, उनसे बात की है। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनगांव लोकसभा में, जहां पर शांतनु ठाकुर के लिए वोट प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हुए हैं। हमारे साथ यहां पे अशोक कीर्तानिया जी हैं, जो विधायक भी है। दादा, आप निकल रहे हैं, वोट प्रचार प्रसार करने के लिए निकल रहे हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर? मतलब जो पिछले बार हमने देखा था कि 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी यहाँ पर जीती थी, इस बार क्या शांतनु ठाकुर अपना मैजिक चला पाएंगे? देखिए, शांतनु ठाकुर तो शांतनु का मैजिक भी है। भाजपा का जो टीम है, हमारा टीम है भाजपा, इसका भी मैजिक है। तो पिछले बार 1,11,000 वोट में जीता, इस बार हमारा हिस्से से कम 3 लाख वोट में जीतेगा। देखिए, इसीलिए जीतेगा। ये जो सीट है, ये सीट पूरा उद्वास्तु संप्रदाय का सीट है, मथुआ समाज का सीट है। तो अभी देखिए, मथुआ लोगों का, उद्वास्तु लोगों का जो इतना साल का जो दाबी था, जो अभिशाप का था उनका, वो अभिशाप से स्वराष्ट्र मंत्री हमारा जो अमित शाह जी, उन लोगों को मुक्ति दिलाया। तो इसका मतलब जो मथुआ समुदाय का जो वोट है, उसके बाद जो उद्वास्तु समुदाय का जो वोट है, पूरा वोट ही भाजपा का पक्ष में आ जाएगा। और दूसरा बात, मोदी का जो लहर चल रहा है पूरा विश्व में, मोदी का लहर में भी, तो लहर में जीतेंगे? नहीं, लहर में नहीं, भाजपा का। देखिए, भाजपा का जो सांगठनिक जो पावर है, उस पावर में हम लोग जीतेगा। भाजपा ऐसा एक पार्टी है जो पार्टी आम आदमी के साथ जुड़ कर रहता है हमेशा टाइम। तो भाजपा जो डेवलपमेंट किया, जो उन्नयन किया पूरा इंडिया में, तो उसका लहर में हम जीतेगा। जो विकसित भारत है, मोदी जी को जो स्वप्न लिया, जो पाल लिया था, विकसित भारत को विश्व का 1 नंबर स्थान दिलाना है, तो उसी जगह से हम लोग जीतेगा। देखिए, सीएम तो कह रही हैं हम नहीं लागू होने देंगे किसी तरह से, सीए एनआरसी चाहे जो हो जाए हम लागू नहीं होने देंगे। जनता से कह रही है अगर आपको मतलब यहाँ से अगर आपको भगाया जाएगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये सीए और एनआरसी वाला जो ये मुद्दा, ये क्या है? मतलब सीएम तो साफ कह रही है मैं लागू नहीं होने दूंगी। देखिए, बात है, सीए ऐसा कानून है जो कानून में किसी का नागरिकत्व तो लेने का कानून नहीं है, देने का कानून है। अब दूसरा बात है, सीएम एक पागल हो गया। अभी पागल जैसे पागल, क्या बोलूं, बुरा बात आ जा रहा है, वो ऐसा पागल हो गया, उसका बातों में कान देना मतलब आम आदमी को बुरा ही होगा। जो सीए देने का जो कानून है, मुख्यमंत्री क्या कर पाएगा? ये सेंट्रल का, केंद्रीय सरकार का कानून है, आइन है। मुख्यमंत्री इधर का जो चीफ मिनिस्टर, वो संविधान का बाहर है। अगर वो समझता है कि हम संविधान का बाहर है, तब तो हो सकता है। लेकिन इंडिया का जो रूल्स है, जो कानून है, वो कानून में पूरा इंडिया का जो उद्वास्तु संप्रदाय का आदमी है, लोग है, मथुआ संप्रदाय का जो आदमी है, पूरा उन लोगों को सीए मिलेगा। दूसरा बात देखिए, पहले सीए होगा, उसके बाद एनआरसी आएगा। अब ये सीए और एनआरसी को मिला के तृणमूल गवर्नमेंट एक मतलब परिस्थिति क्रिएट करना चाह रहा है, जे आदमी का अंदर में एक गलत बात आ जाएगा, गलत मैसेज आ जाएगा। एक गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है टीएमसी के द्वारा। अच्छा, ये बताइए कि सीए और एनआरसी क्या बीजेपी को यहाँ पर और ज्यादा मतलब फायदा साबित करेगी? और सीए और एनआरसी ये जो बार बार बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है, ये सही में यहाँ पर लोगों को कितना बेनिफिट देगा? देखिए, सीए, पहले बात सीए होना चाहिए। पहले सीए होगा, एनआरसी बाद में आएगा।
पहले सीए होना जो लोग देखिए, एक बात हम आपको पिछले आज से 1947 में जाएगा तो अब बस ये बताइए कि सीए से क्या लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ये बताइए जो कि जनता जनता को ये बेनिफिट मिलेगा। देखिए पहला बात है, जो लोग इतना साल में नागरिकत्व तो नहीं मिला, जिनको आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, जो अभी जो उद्वास्तु समुदाय का जो लोग है, कोई भी उसका परिवार का कोई बेटा और बेटी किसी को नौकरी मिलेगा तो डीएबी वेरिफिकेशन होता है। जब भी डीएबी वेरिफिकेशन में जाएगा तो बोलेगा 71 का कोई डॉक्यूमेंट्स लाओ। तो जो उद्वास्तु समुदाय का लोग है उनके पास 71 का समुदाय नहीं है। दूसरा बात, कोई किसी को पासपोर्ट करने में जा रहा है, पासपोर्ट करने में जब भी जा रहा है तब ये ममता बनर्जी का जो गवर्नमेंट का जो डीआईबी है, पुलिस है, ये 71 का दलील मांग रहा है। तो अभी जो सीए हो गया, जो सीए का अंदर आ जाएगा, जो आदमी उद्वास्तु समुदाय लोग जो आ जाएगा, किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं है, डीआईबी बाध्य होगा कि अगर सीट आ जाती है 35 से ज्यादा तो पश्चिम बंगाल से टीएमसी नाम का जो पार्टी है उसका नामो निशान मिट जाएगा, ऐसा ही कहना है विधायक अशोक कीर्तानिया जी का। और बीजेपी विकास के मुद्दों पर लोगों के पास जा रही है। और जो खासकर मैं आपको यह बता दूं कि बनगांव में मतुआ समुदाय के लोग ज्यादा आते हैं, जो कि बाहर से कई लोग हैं जो प्रताड़ित होकर आए हुए हैं, तो उन्हें नागरिकता दिलाने के लिए इसके पहले भी हमने सुना था कि इस तरह से देश के गृह मंत्री ने कहा था कि हम सीए चाहे जो हो जाए सीए लागू करके रहेंगे। साथ ही शांतनु ठाकुर ने भी दावा किया था कि सीए यहाँ पर लागू होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल के लिए अभी आगे और भी चलते हैं, जनता से भी जानते हैं, जनता की भी राय सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोच रही है, टीएमसी या फिर बीजेपी या फिर विकल्प जो अलायंस कुछ अलग विकल्प सोच रही है। इसके लिए जानते हैं, चलते हैं। फिलहाल मैं आप पहुंची हूँ, मतुआ समुदाय के कई लोग यहाँ पर हैं और गांव में आप पहुंची हूँ और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी सीए और एनआरसी, जिसको लेकर लगातार राजनीति पूरे बंगाल में हो रही है। जहाँ एक और आप देखिए कि ममता बनर्जी जहाँ भी सभा को संबोधित करती है सीए लेकर, लेकिन वो जरूर कहती है कुछ ना कुछ। तो जो जिनके लिए सीए लाया जा रहा है, जिनके लिए बीजेपी बार बार कह रही है हम सीए तो लागू करेंगे ही, उनका क्या कहना है, वो क्या सोच रहे हैं, तो उन्हीं से आइए जान लेते हैं। देखिए बनगांव में सबसे ज्यादा वोट की जो मतलब वोट या राजनीति की बात कर ले तो मतुआ समुदाय के लोग ही हैं यहाँ पर। और इसके पहले हमने देखा था कि 2019 में शांतनु ठाकुर ने यहाँ से लगभग 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो इस बार यहाँ की जनता क्या सोच रही है, उनसे ही जान लेते हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या मतलब आप लोग का मुद्दा रहेगा जब वोट देने जाएंगे? हरि बोल, जय हरि बोल। सफर है और ये कितने घंटे में होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ उपस्थित हैं, इसलिए इसको कितना समय लगेगा ये अनुमान लगाना मुश्किल है। क्योंकि अभी वो हमने देखा बैनर मोदी का परिवार, और अपने आप में इस चुनाव के तपिश में हमने परिवारवाद और परिवार मोदी का परिवार, इसकी एक बहुत बड़ी हमने व्याख्या भी सुनी है, बहुत चुनावी तपिश भी देखी, लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा है जो ये हजारों की संख्या में एक फ्रेम में जो लोग दिख रहे हैं, और निश्चित तौर से लाखों लोग पहुंचेंगे। जब मोदी के परिवार की बात होती है तो कह सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के जब वाराणसी पहुंचेंगे तो हर एक कोई व्यक्ति एक परिवार के तरीके से स्वागत करता नजर आता है प्रधानमंत्री का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो काशी के लोगों के बीच आप जाएंगे तो उनको लगता है कि हाँ मोदी जी तो हमारे अपने ही हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। ये तो काशी में भाव है ही, क्योंकि इस हद तक लोग प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं, उनको चाहते हैं। देखिए मातृशक्ति जो महिलाएं बड़ी तादाद में वहाँ दिखाई दे रही हैं, और भगवा उन्होंने जो है वस्त्र भी पहने हैं, और सर पर जो है भगवा टोपियां भी हैं, साफा है, और इस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये लंका चौक है जहां से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला है। लंका चौक काफी फेमस है वहां पर, और लंका चौक की खासियत आरेंद्र ये भी है कि वहां पर जो है लंका चौक पे मिठाइयाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। वहां पर लंका चौक पर जो है आपको लस्सी बहुत बढ़िया मिलेगी। लोग लंका चौक पर विशेष रूप से रात को आते हैं लस्सी पीने के लिए, और लंका चौक पर लवंग लता वहाँ की एक खास मिठाई है बनारस की, उसको खाने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो लंका चौक की अपनी बहुत खासियत और क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ इलाका है, तो वहाँ पर आपको रात 24 घंटे वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लोग घूम रहे हैं, स्टूडेंट्स घूम रहे हैं, आराम से वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, इस तरह से, और राजनीति भी कर रहे हैं। लंका के चौक पर जो है
आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स और बाकी आम लोग भी वहाँ चाय की दुकानों पर बैठ के खूब राजनीतिक बातचीत भी बहुत करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का काफिला वहाँ से शुरू हुआ है और उनको वो विक्ट्री साइन बनाकर प्रधानमंत्री एक स्वीट हाउस भी पीछे नजर आ रहा था, आप मिठाई की बात कर रहे थे पीछे में, तो ये मिठास भी घुलती नजर आ रही है तस्वीरों के माध्यम से। संभवतः कैमरामैन ने सुन लिया होगा, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं अशोक जी, निश्चित तौर से ये दिखाई पड़ रहा है। और अभी तक हमने जितने भी चुनावी रोड शो देखे प्रधानमंत्री के, तो जिस शहर में वो रोड शो करते हैं वहां का जो संबंधित सीट का जो प्रत्याशी होता है मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पे भी है, तो अपने आप में उनकी दोहरी पहचान के तौर पे वहां मौजूद है, एक प्रत्याशी के तौर पर भी और एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी, क्योंकि वो जन समर्थन जन जन का प्यार पाने के लिए और मोदी का परिवार का जो बैनर दिखाई पड़ रहा है, उस परिवार की आत्मीयता के साथ आगे बढ़ने के लिए वो उस समर्थन को हासिल करने के लिए पहुंचे हैं। और लगभग 5 से 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो जिसकी हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ रजत भी जुड़ चुके हैं। रजत, जिस तरीके से ये भव्य रोड शो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा रहा है, इसको लेकर अभी फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अद्भुत तैयारियां हैं और खास तौर पर पूरी काशी को इस तरीके से सजा दिया गया है जैसे प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा हो। एक एक व्यक्ति उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पे तैयार खड़ा हुआ है। रोड के दोनों तरफ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री की तरफ हाथ हिलाने के लिए चारों तरफ एक तरीके से उत्साह जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं ये कहूँ कि एक मिनी भारत इस समय काशी के अंदर उतरा हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। चाहे वो दक्षिण के लोग हों, चाहे वो पूरब के लोग हों, चाहे उत्तर के लोग हों, हर दिशाओं से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, हर तरह के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। गुजरात से काफी तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, महाराष्ट्र से काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री जब जब काशी आते हैं तब तब काशीवासी उनको अपने सिराकों पे बिठाते हैं। और काशी का स्वभाव ही ऐसा है, जिस तरीके से काशी के लोग हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री को बाहरी व्यक्ति नहीं मानते, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे हैं। और जिस तरीके से, चूंकि ये तकरीबन 11वां रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी के अंदर, और हर बार जब जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है तब तब प्रधानमंत्री को यहाँ पर एक नई ऊर्जा का आभास भी हुआ है, जो बाद में उन्होंने इसका जिक्र भी किया। आज जब प्रधानमंत्री अपना रोड शो कर रहे हैं, इससे पहले भी नॉमिनेशन से पहले पीएम रोड शो करते चले आए हैं और आज का जो रोड शो है उसको और अद्भुत बनाने की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं। जगह जगह प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई हैं और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। लक्ष्य पूरा साफ है कि इस बार प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड वोटों से यहाँ से जिताकर भेजा जाएगा। साल दर साल जैसे जैसे प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल रजत, और एक जिस तरीके से हम ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक लघु भारत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से ये रंग बिरंगी जो प्रस्तुतियां यहाँ पर पेश की गई हैं। बिल्कुल मिनी इंडिया इस समय आपको बनारस के अंदर दिखाई देगा और हर तरह के लोग, हर दिशाओं से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और वो सब प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारियां लंबे समय से की थी और इसको एक ऐतिहासिक रोड शो में बदलने की जो कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की थी वो अब जमीन पर रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ आप रोड के दोनों तरफ देखेंगे, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री की तरफ हाथ हिलाने के लिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हर तरह से लोग उत्साहित हैं। और काशी जब जब पीएम आते हैं तब तक काशीवासियों का उत्साह जो है वो चरम पर होता है, या यूं कहे कि काशी अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। आज भी बनारस में स्वेच्छा से लोगों ने अपनी दुकानें बंद की है ताकि वो प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल हो सके। किसी तरीके का किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं और रोड के दोनों तरफ हुजूम है, जिसको आप कहें कि आप अगर सिर गिनना की कोशिश करें, अगर हेड काउंट करने की कोशिश करें तो संभवतः वो भी आज संभव नहीं होगा। इतनी तादाद में भीड़ यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंची है और ये प्रधानमंत्री का जादू है, नरेंद्र मोदी का जादू है, क्योंकि साल दर साल जैसे जैसे पीएम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं उनका जो विक्ट्री मार्जिन है वो हर बार बढ़ता चला जा रहा है। पहली बार जब प्रधानमंत्री 2014 में यहाँ पे चुनाव लड़े थे तब उनका विक्ट्री मार्जिन 2 लाख के आसपास था, 2 से 2.5 लाख के आसपास था। उसके बाद जब दोबारा चुनाव लड़ा तो वो विक्ट्री मार्जिन 1 लाख और बढ़ के आगे 3.5 लाख के आसपास पहुंच गया और इस बार उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद ये जो अंतर है ये 5 लाख के आसपास पहुंचेगा। और आप मजेदार चीज ये भी है कि काशी में इस बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों की भी कोई कमी नहीं है। तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना नॉमिनेशन करने के लिए बनारस के कलेक्ट्रेट में दौड़ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि पीएम के साथ अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए भी लोग उत्साहित हैं।
वो नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना या चुनाव जिताने जैसी कोई सोच उनकी नहीं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ नाम हमारे रिकॉर्ड जी में दर्ज हो। बिल्कुल बिल्कुल रजत, जिस तरीके से देखा जाए कि लड़ने वालों की संख्या तो है ज्यादा, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के सामने कोई टिक पाएगा, कोई है? नहीं, देखिए ये तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन साइड विक्ट्री होने वाली है, क्योंकि बनारस में किसी तरीके का कोई टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। ये सिर्फ कोशिश है कि पीएम के साथ उनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका नाम जो सरकारी रिकॉर्ड है उनमें दर्ज हो जाए। तो ये तो स्पष्ट है कि किसी भी तरीके की कोई टक्कर प्रधानमंत्री को लेकर नहीं है। प्रधानमंत्री रिकॉर्ड वोटों से यहाँ से जीतने वाले हैं, ये भी स्पष्ट है। और काशीवासियों के मन में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बसे हुए हैं, नरेंद्र मोदी बसे हुए हैं। और उसका जो उदाहरण है वो इससे साफ तौर पर देखा जाता है कि मुरली मनोहर जोशी एक दौर में 2009 में जब चुनाव हुआ था तब मात्र 19,000 वोटों से जीते थे। और 2014 में जब पीएम मोदी को यहाँ से लड़ाया गया तो इसीलिए प्रधानमंत्री के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई, एक तरफ बनारस और दूसरी तरफ गुजरात की एक सीट। वो इसी डर के कारण की गई थी कि कहीं प्रधानमंत्री जिस समय नरेंद्र मोदी चुनाव हार ना जाए। लेकिन अंतर देखिए, अंतर 3 लाख से 2.5 लाख से ज्यादा वोटों का आया था। तो ये जो प्यार है ये काशीवासियों ने नरेंद्र मोदी को दिया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री हर बार जब बनारस आते हैं तब बनारस के लिए, जब तक प्रधानमंत्री थे तब तक नई नई सौगातें लाते रहे। और बनारस अपना एक तरीके से यूं कहें कि स्वर्णिम युग जी रहा है। जिस तरीके के परिवर्तन बनारस के अंदर हुए हैं, जो सुविधाएं बनारस वासियों को मिली हैं, काशीवासियों को मिली है, कॉरिडोर की बात हो या फिर बनारस शहर के विकास की बात हो, बनारस अपने स्वर्णिम युग में जी रहा है। और इसीलिए काशीवासी चाहते हैं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार देश में बने और नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में बनारस ने वो परिवर्तन देखा है जो पिछले 70 सालों में बनारस को देखने को नहीं मिला। तो इसलिए बनारस के लोग चाहते हैं कि बनारस वासी साफ तौर पर ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड वोटों से जिताए सरकार। जी बिल्कुल रजत, लेकिन इतना उत्साह कहां से आता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, और आज की अगर बात करें, आज वो बिहार से सीधा यहाँ काशी आए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर किसी प्रकार की हमें थकान देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या ये काशी के लोगों का प्यार है या गंगा माँ का आशीर्वाद? ये दोनों चीजें हैं। देखिए, काशी का प्यार भी है और गंगा माँ का आशीर्वाद है और भोले बाबा का भी आशीर्वाद है। जिस तरीके से शिव भक्त के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है, जिस तरीके से वो शिव पूजन जब करते हैं तो जिस ध्यान में वो होते हैं, वो स्पष्ट करता है कि उनकी एनर्जी का सोर्स क्या है। और जो प्यार पब्लिक से मिलता है वो प्यार तो निश्चित तौर पर किसी भी नेता के लिए, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, किसी भी नेता के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाली अगर कोई चीज होती है तो वो होती है पब्लिक का रिएक्शन। पब्लिक का रिएक्शन अगर पॉजिटिव है तो निश्चित तौर पर नेता और उत्साहित होता है। और वही हाल इस समय प्रधानमंत्री के साथ भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके का प्यार अपने लिए देख रहे हैं वो एक जिम्मेदारी के साथ उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये प्यार सिर्फ दिखाने वाला नहीं, इसके साथ बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो प्रधानमंत्री के कंधों पर आती हैं और उसको पूरा करने में प्रधानमंत्री भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। बनारस का बदलता हुआ स्वरूप इसका सीधा तौर पर उदाहरण है। जिस तरीके की सुविधाएं बनारस को मिल रही हैं, चाहे वो घाटों का सुंदरीकरण हो, चाहे वो शहर का विकास हो, चाहे वो आपको अगर पुराना काशी किसी ने देखा होगा तो उसको ये पता होगा कि गलियों का शहर कहा जाता था काशी को। जगह जगह गंदगी होती थी, गंदगी का अंबार होता था। और स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने जब यहाँ से की, उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे देश में भी देखने को मिला और काशी में भी देखने को मिला। काशी वो शहर है जहाँ के हर व्यक्ति के मन में भोले बाबा भी बसे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया गया तब वहां पर एक जो परिवर्तन है वो काशी वासियों ने भी महसूस किया था। और उसका एक देखिए इतना जो नजारा है। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए, लौटूंगी मैं वापस आपके पास। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मेगा रोड शो कर रहे हैं। आपको बताते चले कि आज पीएम नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचे हैं जहां पर रोड शो कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, इस मेगा रोड शो को लेकर तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी यहाँ पर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उनके साथ मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और साथ ही साथ आपको ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो एकत्रित हुई है और पीएम नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है पीएम नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए एकत्रित हुए हैं और यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी जो है हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। आपको बताते चले कि 5 किलोमीटर लंबा ये मेगा रोड शो है और यहाँ पर जो लोग हैं पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि महिलाएं भी यहाँ पर काफी तादाद में मौजूद हैं। शैलेंद्र, जो कैमरा तो आप बताते चले कि 10 साल में 50 बार यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, मेगा रोड शो भी किया है और आपको अभी भी ये जो तस्वीरें हैं आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं और यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। तो हमारे ब्यूरो चीफ रजत भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। रजत, जिस तरीके से देखा जाए कि ये मेगा रोड शो को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है और आगे की क्या कुछ तैयारी रहने वाली है, क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? रोड शो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो उनके रथ पर हैं। तमाम कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, पूरे देश के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। 5 किलोमीटर लंबा पूरा रूट है जिस रूट से होकर ये पूरा रोड शो गुजरेगा। बनारस की तकरीबन 4 विधानसभाएं हैं ऐसी जो इस रूट शो में पूरे कवर होंगी और उसमें सबसे बड़ी जो बनारस दक्षिणी विधानसभा है जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर आता है, उस विधानसभा से होते हुए ये पूरा रोड शो गुजरेगा और अंत में पीएम बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, वहां पर अपना जो दर्शन पूजन है वो कार्यक्रम भी करेंगे और उसके साथ इस रोड शो का बाद में समापन होगा क्योंकि कल पीएम का नॉमिनेशन होना है। प्रधानमंत्री अपना नामांकन कल दाखिल करेंगे और उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। तो अभी फिलहाल जो नजारा इस समय दिखाई दे रहा है बनारस के अंदर वो अद्भुत है और अब तक का जितने भी रोड शो इस पूरे चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों में किए हैं, अगर मैं ये कहूं कि उन सब में अब तक का सबसे भव्यतम रोड शो बनारस के अंदर इस समय हो रहा है तो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है लोगों की और जो लोग हैं वो अपनी स्वतः स्फूर्ति से यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी स्वेच्छा से प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जब प्रधानमंत्री बनारस आए हैं, बनारस में आने के बाद प्रधानमंत्री का जो अंदाज है वो बिल्कुल हमेशा बदला हुआ दिखाई देता है। आज भी उनके हाव भाव से आप साफ तौर पर देख सकती हैं जो खुशी है उनके चेहरे पर वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है और चिंतित भी सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के विकास को लेकर दिखाई दिए हैं क्योंकि कई बार हमने देखा कि जब पीएम बनारस आए तो उन्होंने आधी रात में जाकर बनारस के विकास कार्यों का जो जायजा है वो लिया। ये दिखाता है कि बनारस को लेकर कितने सेंसिटिव है पीएम मोदी और कितना बनारस के विकास को लेकर चिंतित है और उसके साथ ही और यही सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल बिल्कुल रजत, तो ये जो भव्य रोड शो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, मेगा रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो भी मौजूद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।